हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में आज हमारा टॉपिक है ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। तो एक क्वेश्चन आता है कि ठोस के तो कई गुण होते हैं, लेकिन जैसे कि आयनिक चालकता, ऊष्मीय चालकता, तमाम ऐसे गुण हैं, लेकिन हमको डिस्कस करना है चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो चुंबकीय गुण में मुख्यतः हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सबस्टांस अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो उसका व्यवहार कैसे हो जाता है या व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, यही उस पदार्थ का चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, प्रश्न ये आता है कि अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है तो उस वो पदार्थ कौन कौन सा व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। एक तो क्या हो सकता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाए। एक कंडीशन ये हो सकता है, और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो अप्रभावित हो जाए, अप्रभावित रहे, किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण ना हो। तो हम बात करते हैं कि आकर्षित, पहले पॉइंट पे बात करते हैं। आकर्षित या प्रतिकर्षित होने के लिए इस सबस्टांस में भी जरूर एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होना चाहिए, जिसके कारण ये पास वाले चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित या प्रतिकर्षित हो पाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी सबस्टांस में मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो जनरेट कैसे होता है, इसी पर हमको बात करना है। तो आइए देखते हैं कि किसी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है। पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपने अवयवी कणों से, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और प्रत्येक पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण है मुख्यतः प्रत्येक परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का सदिश योग है। और फिर एक प्रश्न आता है कि परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण कैसे हो सकता है। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है। हम जानते हैं कि परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर परमाणु में कई कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वह दो प्रकार से गति करता है। एक तो परिक्रमण। परिक्रमण का कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है वृत्तीय पथ पर, और दूसरा जो गति का तरीका है वो है चक्रण। चक्रण कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष के चारों ओर गति करता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन या परिक्रमण गति करे या चक्रण प्रकार की गति करे, इन दोनों ही परिस्थितियों में वह एक धारा लूप का कार्य करता है, धारा लूप का निर्माण करता है। जब भी आवेशित धारा लूप का निर्माण होता है तब एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही, चाहे वो परिक्रमण हो चाहे वो चक्रण हो, दोनों ही गतियों के कारण परमाणु का एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन परिक्रमण की तुलना में चक्रण प्रकार की गति का जो योगदान है चुंबकीय आघूर्ण में वो अधिक होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही परमाणु का एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई को, अगर हम बात करें कि चुंबकीय आघूर्ण की इकाई को बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है, जिसकी वैल्यू है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण दरअसल परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण का सदिश योग है, और परमाणुओं का जो चुंबकीय आघूर्ण है वह मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का सदिश योग है। और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण तभी उत्पन्न होता है
जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमण और चक्रण प्रकार की गति करता है। जब भी यह इलेक्ट्रॉन जब इस प्रकार की गति करता है तो वह धारा लूप का निर्माण करता है, जिसका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है, और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है, जिसकी वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। आइए देखें कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय, इसको डायामैग्नेटिक कहते हैं। अनुचुंबकीय को अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रति लौह चुंबकीय, और फेरीमैग्नेटिक सबस्टांस फेरी चुंबकीय पदार्थ, ये 5 भागों में बांटा गया है पदार्थ को। अब जरा सा इसको और क्लासिफाई कर लेते हैं और सरलतम रूप में ले जाते हैं। अगर इन दोनों की बात करें, इन दो को अलग क्लास में रख देते हैं और इन 3 को अलग क्लास में रख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद इनमें चुंबकीय गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात चुंबकीय गुण चाहे लौह चुंबकीय हो, चाहे प्रति लौह चुंबकीय हो, चाहे फेरी चुंबकीय पदार्थ हो, इन तीनों का चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात भी चुंबकीय गुण बना रहता है, यानी कि यथावत रहता है। चुंबकीय जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इन दो की, उसके बाद इन तीनों की बात करेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो पहला पॉइंट यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें बना देते हैं, और हमने रख दिया एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, रख दिया, एक डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हमने रख दिया। अभी क्या है, अब इस पदार्थ में कई परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन हैं, और हर इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा लूप जैसा व्यवहार करेगा अपनी गतियों के कारण, अर्थात एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। हर चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका मतलब कि उसमें उपस्थित सभी उस परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि परमाणु का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि इस पदार्थ का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब चूंकि अगर मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है, अगर उसका डायरेक्शन जो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की ओर है, देखिए ध्यान से, तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी वह बिल्कुल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होंगी। और जब विपरीत होंगी तो क्या होता है कि जब वे एक दूसरे के समीप आएंगी तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए अब इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आइए देखते हैं। तो जब हम लोग इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय
लाइन देखिए कैसे जाती हैं। आप देख पा रहे हैं, अब ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वो केंद्र से कहाँ जा रही हैं, दूर भाग रही हैं। क्यों दूर भाग रही हैं? क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस है, चुंबकीय जो रेखाएं हैं, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के क्या है, विपरीत हैं, जिससे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। अब यहां पर क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वही दिशा अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की होती है। तो यहां पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वह बिना विचलित हुए इस पदार्थ से निकलती हैं। तो इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। देखिए कैसे। यहां पर हम एक यू आकार की नलिका ले रहे हैं। क्लियर? एक यू आकार की नलिका ले रहे हैं जिसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ का विलयन रखा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं कि एक नली के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देते हैं। देख पा रहे हैं? जैसे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे, ये जो विलयन है उसका स्तर जो है वो नीचे की ओर भाग जाएगा और इस सिरे पर ऊंचाई तक चला जाएगा। ये दिखा रहा है कि जो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है। जब यही एक्सपेरिमेंट हम अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए करते हैं, एक यू आकार की नलिका ले लेते हैं। क्लियर? उसमें अनुचुंबकीय पदार्थ का विलयन भर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देते हैं। ऐसा करने पर ये जो आपको स्तर दिख रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ का, वो स्तर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं। अभी इस तथ्य को एक और प्रयोग से हम लोग समझ सकते हैं। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया। अब हम चुंबकीय क्षेत्र को नजदीक में रख रहे हैं। जब नजदीक में रखे हैं तो यहां पर केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम है और एक पेट्री डिश ले लेते हैं। क्लियर? और इस पेट्री डिश में हम लोग भर देते हैं एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का विलयन। तो आप देखेंगे कि जैसे इस विलयन को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विलयन को इसमें भरा जाएगा तो उस पदार्थ में इस प्रकार का व्यवहार होगा। आप देखिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो स्तर है वह किनारे पर अधिक हो जाएगा और बीच में कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम है और यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए यहाँ पर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसकी चुंबकीय रेखाएं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। यही प्रयोग अगर यहाँ पे हम लोग करें, अगर यही प्रयोग अगर हम यहां पे करें तो हमको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अब ये हाइट यहां पर क्यों अधिक है? क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? अधिक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ में यह दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। आइए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसमें चुंबकीय गुण प्रेरित हो जाता है। अब चुंबकीय गुण कैसे प्रेरित होता है, आइए देखते हैं। क्या होता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। अब ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे
एक दूसरे के विपरीत चक्रण करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। फिर से मैं बोल देता हूं, अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर? लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ को रखा जाए तो दोनों, ये जो जोड़ा आप इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही एक्सेलरेट हो जाता है। और जब एक्सेलरेट होता है तो इसके जो चक्रण की जो दिशा है, या यूं कहें कि इसके जो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है, वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ है तो त्वरित इलेक्ट्रॉन की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाने के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है। लेकिन एक बार अगर चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए तो धीरे धीरे इसका जो एक्सीलरेशन है, जो मोस्ट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है पेयर में से कोई एक, उसका जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे जैसे वो कम होता जाता है वैसे वैसे चुंबकीय गुण की मात्रा में कमी आने लगती है और धीरे धीरे चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके दिशा जो होती है, उसके चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान होती है, या एक ही दिशा में संरेखित हो जाती है, जिससे इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है वह अधिक हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली यह है कि ताप परिवर्तन से प्रतिचुंबकत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर ताप में कमी कर दी जाए तो अनुचुंबकत्व की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ एक दूसरे से कैसे अलग हैं, चुंबकीय गुण क्या होता है। आइए देखते हैं लौ चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौ चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब बात करते हैं लौ चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौ चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ की। इन तीनों की विशेषता यह है कि इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन तीनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करते हैं कि यदि इन तीनों पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में ले गए हम, और अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर जो गुण विकसित होगा, जो भी गुण विकसित होगा, वह गुण चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात भी यथावत बना रहेगा। तो पहला पॉइंट यही है, यदि एक बार ये चुंबकित हो जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी इनका चुंबकीय गुण ठीक पूर्व की भांति बना रहता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में भी उपस्थित था। एक जरूरी पॉइंट यह हो गया, इन तीनों में सेम कंडीशन है। दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र में लौ चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और प्रतिलौ चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। फेरी चुंबकीय पदार्थ का बहुत कम होता है। डोमेन संरचना के आधार पर आइए इसको समझते हैं। तो पहले एक बात कर लेते हैं, डोमेन क्या होता है। दरअसल जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इन तीनों ही पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पदार्थों के जो आयंस होते हैं वो छोटे छोटे समूह बना लेते हैं और इन समूहों को ही डोमेन कहते हैं। अब आइए देखते हैं, और एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, हर डोमेन का अपना एक डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट है। अब समझिए, यहां पर अलग अलग डोमेन को दिखाया गया है और यहां पर आप देखिए हर डोमेन का एक ही डायरेक्शन है, यानी कि सभी डोमेन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वह संयुक्त हो जाएगा। जब संयुक्त हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी और यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित हो जाएंगे। जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो मूलतः अनुचुंबकत्व भी दर्शाते हैं,
लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में केवल तीव्रता का अंतर होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यदि हम बात करें प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ की, तो आप देखिए हर डोमेन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वह दूसरे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप यहाँ पे 6 डोमेन हैं, अगर 6 डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को आप ऐड करिए तो हर 3 डोमेन को रेस्ट के 3 डोमेन कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का वह डिफरेंट है, अपोजिट है। तो जब इनको जोड़ा जाता है तो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो 0 आता है। अगर आप फेरी चुंबकीय पदार्थ को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण कम है। क्यों कम है? जबकि यहाँ पर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, फिर भी इसका चुंबकीय आघूर्ण कम क्यों है? आप देखिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होने के बाद भी कुछ अयुग्मित डोमेन या ऐसे डोमेन जिनका जो डायरेक्शन है दूसरे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण के दिशा के विपरीत है। इसलिए जो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस सबस्टांस का वो बहुत कम होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के प्रमुख एग्जाम्पल्स में है आयरन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है। क्रोमियम डाइऑक्साइड का यूज जो है मैग्नेटिक टेप्स बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग बात कर रेडियो में, ट्रांजिस्टर में इत्यादि में हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ का प्रमुख उदाहरण है मैग्नीज ऑक्साइड, और फेरी चुंबकीय पदार्थ का Fe3O4, M2+ Fe2O3, जहाँ पे M2+ की जगह हम लोग कॉपर भी ले सकते हैं, ऑरिक भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू।